उसके बावजूद आप करोड़पति हो सकते हैं। सवाल यह है कि जब आप हारते हैं तो आप कितना पैसा हार रहे हैं, और जब आप जीतते हैं तो आप कितना ज्यादा पैसा जीत रहे हैं। कि उन्होंने जितनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज में अपना हाथ डाला, भविष्य के लिए उनके पास उतने ही ज्यादा मौके होंगे। हो सकता है इनमें से कुछ इन्वेस्टमेंट आइडियाज खराब हों, पर जो आइडियाज चलेंगे वो उन्हें अरबपति बना देंगे। द मैन हु कैन डू एवरेज थिंग्स व्हेन ऑल दोज अराउंड हिम आर डूइंग क्रेजी इज द जीनियस। यानी जब आपके आसपास के सारे लोग बेवकूफी भरा काम कर रहे हो तो एक नॉर्मल काम करना भी एक जीनियस की निशानी है। चार्ली मंगर कहते हैं कि अगर आप इन 10 स्टॉक्स को वॉरेन के पोर्टफोलियो से निकाल दें तो आप समझेंगे कि वॉरेन बफे किसी भी एक एवरेज पोर्टफोलियो इन्वेस्टर की तरह ही काम कर रहे हैं। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। साइकोलॉजी ऑफ मनी के 5वें चैप्टर में हमने ये देखा कि सिर्फ अमीर होना नहीं बल्कि अमीर बने रहना बहुत जरूरी है। एक बार जब आप पैसा कमा लेते हैं तो आपने जो भी कमाया हुआ है उसे सहेज कर अपने पास रखना कहीं ज्यादा कठिन काम है। पर अगर यह पूछा जाए कि इस बुक का सबसे प्रैक्टिकल और सबसे कठिन चैप्टर कौन सा है, तो वो है चैप्टर नंबर 6। टॉपिक है पैसा लुटाकर भी आप करोड़पति बन सकते हैं। यह सुनने में थोड़ा सा अजीब लग सकता है, पर जरा ध्यान से सोचिए। अगर आप किसी इंसान से यह पूछें कि वो 100 बेट्स लगाता है और उसमें से 50 जीतता है और 50 हारता है, तो आखिर में उसके पास क्या रहेगा? हम में से ज्यादातर लोगों का आंसर होगा 0। पर फाइनेंस की दुनिया में ऐसा नहीं होता, और यही साइकोलॉजी ऑफ मनी का चैप्टर नंबर 6 आपको सिखाता है। नाम है टेल्स यू विन। यानी अगर आप पैसा लुटाते भी हैं तो भी आप अपने भविष्य में करोड़पति बन सकते हैं। पर सवाल है कि ऐसा कैसे हो सकता है। इसके बारे में डिटेल से एक्सप्लेन करते हुए राइटर एक फेमस हॉलीवुड एक्टर ब्रैड पिट की कही हुई बात से शुरुआत करते हैं। ब्रैड पिट ने कहा था, मैं पिछले 30 सालों से एक ही काम कर रहा हूं। मैं जानता हूं कि मेरे किए हुए कुछ काम खराब होंगे और कुछ काम सही होंगे। मैं इन पर ध्यान नहीं देता कि कौन से काम सही और कौन से काम गलत होंगे, बस अपने काम पर फोकस रखता हूं। चैप्टर की शुरुआत एक ऐसे इंसान की कहानी से होती है जिसने अपने पूरे जीवन में अपने छोटे छोटे पैसों का इस्तेमाल किया अलग अलग तरह की पेंटिंग्स खरीदने के लिए। वो उन्हें खरीदता रहा और अपने कलेक्शन में रखता रहा। उसे ये नहीं पता था कि वो भविष्य में इसका क्या करने वाला है, और अपने जीवन के आखिर समय में उसने इन पेंटिंग्स को सेल किया। उसे नहीं पता था कि उनमें से कुछ पेंटिंग्स मल्टी-मिलियन डॉलर्स में बिकी। ज्यादातर पेंटिंग्स खराब हो गईं और उन्हें कूड़े के दाम भी नहीं खरीदा गया। पर कुछ पेंटिंग्स इतने ज्यादा दामों में बिकी कि उन्होंने इस इंसान को करोड़पति बना दिया। और यही साइकोलॉजी ऑफ मनी का चैप्टर 6 काम आता है, जो ये बताता है कि आप अपने जीवन में जितनी भी बेट्स लगाते हैं, अगर उनमें से कुछ खराब भी जाती हैं, उसके बावजूद आप करोड़पति हो सकते हैं। सवाल यह है कि जब आप हारते हैं तो आप कितना पैसा हार रहे हैं, और जब आप जीतते हैं तो आप कितना ज्यादा पैसा जीत रहे हैं। बेसिकली ये चैप्टर इंसान को इन्वेस्टमेंट की एक सबसे बेहतरीन क्वालिटी और सबसे गहरे रहस्य के बारे में समझाता है, जो है पेशेंस। हम में से ज्यादातर लोग बहुत से सक्सेसफुल यूट्यूब चैनल्स को देखते हैं जो कि आज मिलियन सब्सक्राइबर्स लेकर बैठे हुए हैं। पर क्या आप जानते हैं कि जब इन्होंने इसकी शुरुआत की थी तब इनके साथ ऐसा नहीं था? जरा एक एग्जांपल से समझिए। वॉल्ट डिज्नी, हम सभी जानते हैं कि आज दुनिया के सबसे मशहूर क्रिएटर्स में से एक हैं और बिलियनर हैं। पर क्या आपको पता है कि वॉल्ट डिज्नी के शुरुआत के 400 प्रोजेक्ट्स, जो कि छोटे छोटे कार्टून्स के तौर पर थे, बनाए गए और इनमें से कोई भी अद्वितीय रूप से सफल नहीं हुआ। ज्यादातर कार्टून्स में वॉल्ट डिज्नी का पैसा डूब गया, जब तक कि स्नो वाइट एंड 7 डॉर्फ रिलीज नहीं हुआ। यह वॉल्ट डिज्नी का वो पहला कार्टून था जिसे पूरी दुनिया में सफलता मिली, और जिसके कारण वॉल्ट डिज्नी दुनिया भर में जाने लगे और डिज्नी ने पैसे कमाना शुरू किया। जरा सोचिए, अगर डिज्नी शुरुआत के 400 प्रोजेक्ट्स के साथ ही ये सोचकर बैठ जाते कि शायद मेरी किस्मत में सफलता नहीं लिखी है, तो वो कभी भी आज उस मकाम पर नहीं पहुंचते जहां डिज्नी है। राइटर कहते हैं, एनीथिंग दैट इज ह्यूज, प्रॉफिटेबल, फेमस और इन्फ्लुएंशियल इज द रिजल्ट्स ऑफ अ टेल इवेंट, एन आउटलाइंग वन इन 1000 और मिलियंस ऑफ इवेंट। राइटर यह समझाते हैं कि किसी भी चीज को आगे बढ़ने के लिए एक टेल इवेंट की जरूरत पड़ती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट पे काम करेंगे और वो सफल होकर आपको करोड़पति बना देगा। आपको कई प्रोजेक्ट्स पर एक साथ काम करते रहना होता है, क्योंकि आप भविष्य के बारे में नहीं जानते। आप ये नहीं जानते कि इनमें से कौन से प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होंगे और कौन से अनसक्सेसफुल। यही वजह है कि ज्यादातर अमीर लोग मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग रखते हैं। वे स्टॉक्स में निवेश करते हैं, अपना एक बिजनेस चलाते हैं, रेंटल इनकम के लिए कुछ घर खरीदकर उन्हें किराए पर दे देते हैं, साथ ही कुछ नई कंपनियों में निवेश करते हैं। ये लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ये एक सीधे से कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि उन्होंने जितनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज में अपना हाथ डाला, भविष्य के लिए उनके पास उतने ही ज्यादा मौके होंगे। हो सकता है इनमें से कुछ इन्वेस्टमेंट आइडियाज खराब हों,
पर जो आइडियाज चलेंगे वो उन्हें अरबपति बना देंगे। इसे ठीक से समझाते हुए राइटर वेंचर कैपिटलिज्म का एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आप में से किसी को यह नहीं पता तो इसे ध्यान से सुनिए। जब भी कोई इंसान अपनी छोटी कंपनी शुरुआत करता है और उसमें यदि आप निवेश करते हैं तो इसे वेंचर कैपिटलिज्म कहते हैं। आप में से ज्यादातर लोगों ने शार्क टैंक का एग्जाम्पल देखा होगा। शार्क टैंक एक सीरियल है जहां पर कुछ नए लोग जो अपनी कंपनी शुरुआत कर रहे हैं बड़े इन्वेस्टमेंट के लिए वहां पर आते हैं। इसे वेंचर कैपिटलिज्म ही कहते हैं। वेंचर कैपिटलिज्म में कोई इंसान जब 10 कंपनियों में निवेश करता है तो ये मानकर चलता है कि इनमें से 8 कंपनियां खराब हो जाएंगी और उसका पैसा डूब जाएगा, पर जो 2 कंपनियां चलेंगी वो इतनी बड़ी हो जाएंगी कि न सिर्फ उसका 8 कंपनियों में डूबा हुआ पैसा वापस आएगा बल्कि उसे और भी ज्यादा पैसा ला कर देगा। ये एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट है जो हम में से हर किसी को समझने की जरूरत है। अपनी इस बात को साबित करने के लिए राइटर ने साल 1980 से लेकर 2014 तक का एक स्टैटिस्टिक्स भी दिया है। उन्होंने बताया है कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जितनी भी कंपनियां आईं उनमें से 57% कंपनियां ऐसी थीं जो बैंकरप्ट हो गईं। टेलीकॉम सेक्टर में 51%, एनर्जी में 47%, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरीज में 43%, हेल्थ केयर में 42%, फाइनेंशियल्स में 25% और यूटिलिटीज में 13% कंपनियां जो कि एक साथ शुरू हुई थीं बैंकरप्ट हो गईं। साथ ही साथ राइटर ये भी बताते हैं कि 40% वो कंपनीज जो कभी भी इंडेक्स का पार्ट रही हैं वो भी अपना अंतिम समय नहीं देख पाई और फेल्योर हो गईं। दोस्तों, राइटर ये समझाते हुए आगे कहते हैं, द आइडिया दैट अ फ्यू थिंग्स अकाउंट फॉर मोस्ट रिजल्ट्स इज नॉट जस्ट ट्रू फॉर द कंपनीज, इट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर ओन बिहेवियर एज एन इन्वेस्टर। यानी कि आपको जो भी रिजल्ट मिलता है वो ज्यादातर आपके बिहेवियर के एक छोटे से पार्ट से ही गवर्न होता है। शायद यही वजह है कि चार्ली मंगर कहते हैं कि ज्यादातर रिटर्न कमाने के लिए आपको मार्केट में ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ अच्छी कंपनीज आइडेंटिफाई करके खरीद कर पेशेंस से उन्हें रखने की जरूरत है। दोस्तों, नेपोलियन ने एक बार कहा था, द मैन हु कैन डू एवरेज थिंग्स व्हेन ऑल दोज अराउंड हिम आर डूइंग क्रेजी इज द जीनियस। यानी जब आपके आसपास के सारे लोग बेवकूफी भरा काम कर रहे हो तो एक नॉर्मल काम करना भी एक जीनियस की निशानी है। दरअसल इसे इस तरह से समझिए, जब मार्केट के अंदर किसी तरह का पैनिक हो और लोग ज्यादातर स्टॉक्स को सेल कर भाग रहे हों, ऐसे समय में हम एक कहावत जानते हैं, यू बाय व्हेन अदर्स आर फियरफुल। इसलिए आपको ऐसे समय में एक सिंपल सा काम करना है, क्वालिटी के स्टॉक्स जो अच्छे लेवल्स पर मिल रहे हैं उन्हें बाय करना है। ये ही एक जीनियस की निशानी है। राइटर समझाते हुए ये कहते हैं, आप पूरे साल क्या करते हैं इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बल्कि कुछ ऐसे समय जो कि बहुत ज्यादा विपरीत परिस्थितियों की तरह हमारे सामने आते हैं, उस समय आप कैसे बिहेव करते हैं ये तय करेगा कि भविष्य में आप करोड़पति बनेंगे या फिर एक गरीब इंसान के तौर पर मर जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि अमेज़न के सीईओ जेफ बेजोस ने एक बार कंपनी की तरफ से एक फायर फोन लॉन्च किया था। ये इतनी बुरी तरह से पिटा कि जेफ बेजोस को अपने टीम को मोटिवेटेड रखने के लिए एक पर्सनल सेशन लेना पड़ा। जेफ बेजोस ने इस पर्सनल सेशन के दौरान ये कहा था कि अगर आप में से किसी को ये लगता है कि फायर फोन अमेज़न की होने वाली सबसे बड़ी हार है तो आप गलत हैं। हम इससे भी ज्यादा बुरे प्रोडक्ट्स बनाएंगे और भविष्य में इससे भी ज्यादा बुरी तरह से फेल होंगे, पर सवाल ये उठता है कि उस फेलियर के बाद हम दोबारा खड़े हो सकते हैं या नहीं। इसलिए हमेशा इस बात के लिए तैयार रहिए कि हमारे कितने प्रोडक्ट फेल होंगे ये आप पर ज्यादा असर न डाले, बल्कि जो प्रोडक्ट्स पास होने वाले हैं और जो सफल होने वाले हैं इस बात पर फोकस कीजिए वो कितनी बुरी तरह से सफल हो सकते हैं और आपको कितना ज्यादा मुनाफा दे सकते हैं। नेटफ्लिक्स के सीईओ रीड हेस्टिंग ने एक बार अपनी कंपनी के एक मीटिंग के दौरान ये कहा था। उन्होंने कहा कि हमारी टीम के ऊपर लगातार परफॉर्म करने का प्रेशर है। हमारे पास इतने सारे प्रोजेक्ट्स हैं कि उनमें से आधों का खराब होना तय है, पर मैं इस बात पर चिंतित नहीं हूं। मैं इस बात के लिए ज्यादा कंसर्न हूं कि जो प्रोडक्ट सफल हो रहे हैं वो कितने बड़े पैमाने पर सफल होंगे। और सबसे अंत में राइटर समझाते हुए बर्कशायर हाथवे की सन 2013 की एक मीटिंग का हवाला देते हुए कहते हैं, जहां पर वॉरेन बफे ने खुद ही बताया था, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में तकरीबन 400 से 500 तक स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में रखे हैं। इनमें से बहुत सारे स्टॉक्स खराब हुए, पर मैंने सबसे ज्यादा मुनाफा सिर्फ 10 स्टॉक्स में कमाया। चार्ली मंगर कहते हैं कि अगर आप इन 10 स्टॉक्स को वॉरेन के पोर्टफोलियो से निकाल दें तो आप समझेंगे कि वॉरेन बफे किसी भी एक एवरेज पोर्टफोलियो इन्वेस्टर की तरह ही काम कर रहे हैं। इसीलिए मंगर कहते हैं कि सवाल ये नहीं है कि आप कितनी बार हारते हैं, पर बड़ी चीज यह है कि जब आप हारते हैं तो आपके हारने का साइज और जब आप जीतते हैं तो आपके जीतने का साइज, इन दोनों में अंतर कितना बड़ा है। जब जीतिए तो अपनी जीत को बड़ा कीजिए और जब हारिए तो अपनी हार को छोटा कीजिए। अब सवाल यह है
कि अगर चैप्टर 6 को आसान भाषा में एनालाइज करने की कोशिश की जाए तो रिजल्ट्स क्या निकलते हैं। सबसे पहला, आपका बिहेवियर, और उस बिहेवियर का छोटा सा ही हिस्सा ऐसा है जो यह तय करता है कि भविष्य में आप करोड़पति बनेंगे या नहीं। तो वो कौन सा हिस्सा है? जवाब है लगातार फोकस्ड रहना अपने गोल के लिए, और दूसरा हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी रखना। नंबर 2, फेलियर के बावजूद भी हार न मानना और फेलियर को अपने प्रोसेस के तौर पर ही एक्सेप्ट करना। नंबर 3, खुद को लगातार बेहतर करते रहना और आप जिस भी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं अपने अगले प्रोजेक्ट को पिछले प्रोजेक्ट से बेहतर क्वालिटी का डिलीवर करना। और नंबर 4, हमेशा याद रखना कि आपकी सक्सेस के लिए सिर्फ एक टेल इवेंट की जरूरत है और उसे लगातार खोजते रहिए। दुनिया के एक अरबपति इंसान जॉर्ज सोरोस ने कहा था, यू कैन बी रॉन्ग हाफ द टाइम बट यू कैन स्टिल बी अ वेल्दी पर्सन। यदि चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में।